हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो एलटी, जीआईसी और जीडीसी की परीक्षा संपन्न कराई जाती है, उसके जीएस के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने एलटी 2018 में जो पेपर करवाया गया था लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 में एलटी का, उसको कवर करा दिया गया है। और साथ ही साथ जीआईसी के जितने पेपर अभी तक आयोग द्वारा कराया गया है, इसको करा दिया गया है। साथ ही आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम जो आयोग द्वारा कराया जाता है, इसमें 2021 और 2015 के पेपर को अभी तक जो है इस YouTube चैनल पर करा दिया गया है। अभी तक आपने इन वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक नया पेपर करेंगे, राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009। ये जो है विज्ञापन जो है 2009 का था, लेकिन परीक्षा संपन्न कराई गई है 2015 में। तो इसके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें पेपर में जो पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 ईस्वी में कांग्रेस के 32वें कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह एक आयरिश महिला थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू निर्वाचित हुई। उन्होंने 1925 ईस्वी में कानपुर की अध्यक्षता की थी। अब अगर देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, अगर क्वेश्चन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, इसलिए सही उत्तर क्या है? एनी बेसेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष की गई? 13 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग का जो मांग की गई थी किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और कब? 1940 में। 1940। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का? 1939 की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को पराजित कर दिया, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकृति मिल गई। इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन कर दिया गया। तो इसको वैधानिक स्वीकृति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में किस पर बनाया गया है? तो कोटेश्वर बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह बांध टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जो 97.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट से बना गुरुत्वीय बांध है। तो क्या हो जाएगा? कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो भारत में कन्याकुमारी कहाँ अवस्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो ये भारत का मैप कुछ इस तरह दिखेगा, और इसके दक्षिण में देखेंगे तो आपको भूमध्य रेखा दिखाई देगी। अब पूछ रहा है कि कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर अवस्थित है। तो अब कन्याकुमारी के किस तरफ है भूमध्य रेखा? तो अर्थात भूमध्य रेखा के किस तरफ है कन्याकुमारी? तो भूमध्य रेखा ये है। अब इसके उत्तर में कन्याकुमारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, कंचनजंगा शिखर स्थित है। तो कंचनजंगा शिखर भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कंचनजंगा को कोंगलोचू के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टीन अर्थात K2 है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। तो कंचनजंगा जो है कहाँ पर अवस्थित है?
भारत के सिक्किम राज्य में, लेकिन इसका कुछ भाग जो है नेपाल में भी विस्तारित है। इस प्रकार ए और सी दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है, इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है। तो कौन नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है, जबकि ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत, व्हाइट पर्वत ये सभी जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और ये कहाँ अवस्थित है? जर्मनी में। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। कहाँ सम्मिलित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पढ़ते हैं, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में समावेशित किया। तो सही उत्तर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो प्रश्नकाल के समय जो है भारत में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कितने राज्य थे? प्रश्नकाल में प्रश्नकाल के समय भारत में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर 6 संघीय क्षेत्र विद्यमान थे, जबकि वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पश्चात जम्मू कश्मीर को 2 भागों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दोनों को संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके पश्चात संघ शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी हो गई? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को 2 संघ शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय कर संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 2 संघ शासित प्रदेशों को एक में विलय कर दिया गया। किसको? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को। और कब किया गया? 2020 में, जिसका संयुक्त नाम दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव रखा गया। अतः वर्तमान समय में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? 8, जबकि राज्यों की संख्या 28 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन नहीं है देख लेते हैं। जो चारों विकल्प दिया गया है इसमें समान कार्य के लिए वेतन का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्व है। पढ़ लेते हैं एक बार व्याख्या इसकी। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ऐसा उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 घ में क्या किसका उल्लेख किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार जो है समान कार्य के लिए समान वेतन जो है मूल अधिकार न होकर नीति निर्देशक तत्व है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो कौन नहीं है, एक बार इसकी व्याख्या ये देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर व वाहन पर कर हैं, जबकि कृषि आय पर राज्य सरकार के आय का स्रोत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। पढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न में है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2015 में, अब देखिए ये जो है करंट से संबंधित है, तो करंट के प्रश्नों को यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ये भी जो है बजट 2015-16 से संबंधित है, इसको भी यहाँ हटा देते हैं। करंट के प्रश्नों को इस पेपर में करने का कोई औचित्य नहीं है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित हैं। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो वो 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2015 में, अब देखिए ये मार्च 2015 की घटना है, तो ये भी जो है करंट से संबंधित है।
करंट के प्रश्नों को यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं है। ये प्रश्न भी करंट से संबंधित है, यहाँ भी इसको भी स्किप किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी करंट से, ये 19 तक जो है करंट से संबंधित है। 20वां प्रश्न भी करंट है, करंट से संबंधित कई चार से 5 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे परीक्षा नज़दीक आएगी तो करंट का एक अलग वीडियो जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको यहाँ पर करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कुछ वैरायटीज़ दी है और वो किस जो है फसल की वैरायटी है ये पूछना है और उसमें कौन एक सुमेलित नहीं ये बताना है। तो धान जो है पूसा बासमती एक धान की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। बहार अरहर की प्रजाति है, सपना मटर की प्रजाति है और रचना जो है चना की प्रजाति नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार इसकी व्याख्या। धान ये सब जो है बता दिया गया ऊपर ही पहले, ये सब जो है धान की पूसा बासमती धान की। अरहर की वैरायटी कौन है? पूसा 992, MA 6 और GAUT 001E और बहार, ये सब अरहर की प्रजाति है। मटर की प्रजाति कौन है? सपना, रचना और अपर्णा। अब रचना देखिए यहाँ दिया था, ये चना की वैरायटी ना होकर मटर की वैरायटी है। और चना की वैरायटी क्या है? पूसा 226, K 850, सम्राट, पूसा, चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, ये सब जो है चना की वैरायटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? मेरठ। मेरठ के मोदीपुरम में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली अनुसंधान स्थित है। अगला प्रश्न है, गेहूं, मक्का, देर से गन्ना, पेड़ी, गेहूं फसल चक्र है। ये सब क्या है? ये फसल चक्र के बारे में पूछ रहा है। देख लेते हैं इसका 3 वर्ष का। अब इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। ये फसल चक्र की व्याख्या दी हुई है, उसका क्या तात्पर्य होता है, फसल चक्र के तात्पर्य के बारे में बताया गया है। और ये फसल चक्र की सघनता कैसे निकाली जाती है? तो फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष गुणे 100, ये जो है कैलकुलेट करके हमको फसल चक्र की सघनता प्राप्त होती है। गेहूं, मक्का, गेहूं, देर से गन्ना, पेड़ी, गेहूं एक 3 वर्षीय फसल चक्र है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता? तो कौन नहीं किया जाता? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की किरणों के प्रभाव में होती है, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया अर्थात हड्डी छीड़ता रोग होता है। तो विटामिन डी जो है एक अच्छे आहार से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये इसका प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। और इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों में सूखा रोग अर्थात रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेसिया नामक हड्डी रोग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि शिशु अवस्था में लगभग 300 अस्थियां पाई जाती हैं। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान में और सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ में पाई जाती है। कुल 206 अस्थियां होती हैं। सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? कान में, और उसको स्टेपीज के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, उसको किस नाम से जानते हैं? फीमर बोन के नाम से। अगर जो है आपको इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, लेज़र एक स्रोत है। लेज़र किसका स्रोत है? तो लेज़र जो है प्रकाश का एक स्रोत है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका तात्पर्य है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक वर्णी, कला संबद्ध और तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? औद्योगिक क्षेत्रों में, रासायनिक क्षेत्रों में, चिकित्सा क्षेत्रों में, सूचना तकनीकी क्षेत्रों आदि में किया जाता है। अब अगला प्रश्न 27वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो जो पानी का घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम होता है। यह ताप के सापेक्ष असामान्य प्रसार प्रदर्शित करता है। ताप कम करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसके आयतन में कमी अर्थात घनत्व में वृद्धि होती है, परंतु इससे
और कम ताप होने पर इसके आयतन में वृद्धि अर्थात घनत्व में कमी होने लगती है। यही कारण है कि इसका ठोस रूप बर्फ इसके द्रव रूप जल में तैरता है। तो इस प्रकार जो है ये जीएस के प्रश्न थे। अब अगला 28वां, 29वां और 30वां ये प्रश्न जो है करंट से संबंधित है, ये सॉरी मैथ से संबंधित है। तो मैथ्स के प्रश्नों को एक अलग वीडियो बनाकर उसमें सारे मैथ्स के प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। तो जीएस के इतने प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आए थे और ये प्रश्न पत्र आश्रम पद्धति की जो प्रवक्ता परीक्षा हुई थी 2009 में, उसके प्रश्नों को हम लोग ने हल किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।